नमस्कार दोस्तों। आज की यह कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसे 9/11 हमले के बाद अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA किसी भी हाल में पकड़ना चाहती थी। ऐसा इंसान जो कभी एक सिविल इंजीनियर हुआ करता था और जो CIA से बचने के लिए पाकिस्तान की एक ऐसी खुफिया हाईली सिक्योर्ड हवेली में छिपा हुआ था जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। दोस्तों, यह कहानी है ओसामा बिन लादेन की। Where is Laden? The big question is where he is. Will CIA able to find him or not? 9/11 के बाद कई सालों तक लादेन का पता न लगा पाने के बाद CIA ने एक सीक्रेट मिशन पर काम करना शुरू किया और उन्होंने अल कुवैती नाम के एक आदमी का पीछा करना शुरू किया जो एक समय पर लादेन के लिए काम करता था। और एक दिन CIA अल कुवैती का पीछा करती हुई पाकिस्तान के एबटाबाद के एक अजीब से कंपाउंड में पहुंच जाती है। CIA को लगता है कि उस कंपाउंड में लादेन रहता है और आखिरकार एक दिन उस अनजान घर में CIA को लादेन के जैसा ही एक आदमी टहलता हुआ दिखता है। इसके बाद CIA एबटाबाद के एक पाकिस्तानी डॉक्टर शकील के साथ मिलकर लादेन की आइडेंटिटी कंफर्म करती है। CIA का पहले तो यह प्लान था कि लादेन के ऊपर ड्रोन से हमला कर दिया जाए, लेकिन किसी वजह से वे यह प्लान कैंसिल कर देते हैं और वे अपने कमांडोज को लादेन को पकड़ने के लिए एबटाबाद भेजने का फैसला लेते हैं। तो दोस्तों, 3D एनिमेशन की मदद से यह जानने के लिए कि CIA ने कैसे इस पूरे सीक्रेट मिशन पर काम किया और कमांडोज ने कैसे लादेन को पकड़ने के रिस्की ऑपरेशन को सक्सेसफुली अंजाम दिया, इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। 9/11 के बाद अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA अपनी पूरी कोशिश में लगी थी कि उन्हें लादेन से जुड़ा कोई इनपुट मिल सके। इस दौरान दर्जनों बार अफगानिस्तान में अमेरिका ने कई बंकरों की छानबीन की और उन्हें तबाह किया, क्योंकि आखिरी बार लादेन को अफगानिस्तान में ही देखा गया था। लेकिन लादेन तो दूर, उस तक पहुंचने का एक छोटा सा सबूत भी उन्हें नहीं मिल सका था। अफगानिस्तान में CIA कई फोन कॉल को ट्रेस करने के बाद भी लादेन का पता लगाने में कामयाब नहीं हो पा रही थी। इसकी एक वजह यह भी थी कि ईयर 1998 में एक फोन कॉल को ट्रेस कर अमेरिका ने लादेन पर हमला कर दिया था। उसके बाद लादेन इतना सतर्क हो गया था कि उसने फोन के साथ साथ इंटरनेट का इस्तेमाल करना भी बंद कर दिया था ताकि कोई उसे ट्रेस न कर सके। इससे लादेन तक पहुंचना CIA के लिए और भी ज्यादा मुश्किल हो गया था। जब CIA को कहीं से भी लादेन का कोई इनपुट नहीं मिला, तब CIA ऑफिसर्स ने ग्वांतानामो डिटेंशन सेंटर में अपनी इंक्वायरी शुरू की। ग्वांतानामो बे डिटेंशन सेंटर क्यूबा के साउथ ईस्ट में मौजूद था, जिसे 2002 में 9/11 हमले के बाद बनाया गया था और इसके ऊपर अमेरिकी डिफेंस डिपार्टमेंट का कंट्रोल था। इसी डिटेंशन सेंटर में CIA के ऑफिसर्स वहां बंद उन कैदियों से इनपुट निकलवाने की कोशिश में लग जाते हैं जो कभी न कभी अलकायदा के लिए काम कर चुके थे, क्योंकि यही कैदी CIA के लिए आखिरी उम्मीद की किरण थे। यहीं CIA की मेहनत रंग लाती है जब साल 2002 में उनको लादेन से जुड़ा एक इनपुट मिलता है। जब डिटेंशन सेंटर में अलकायदा का एक मेंबर मोहम्मद अल कहतानी CIA को अलकायदा के एक दूसरे मेंबर अबू अहमद अल कुवैती के बारे में बताता है, जो कभी अलकायदा के इनर सर्कल में काम करता था। लेकिन अल कहतानी सीधे तौर पर लादेन से जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन CIA को नहीं देता। इसलिए CIA उस शख्स अल कुवैती के बारे में और इंफॉर्मेशन निकलवाने में लग जाती है कि वाकई में ऐसा कोई शख्स अलकायदा में था या नहीं। डिटेंशन सेंटर में CIA की पूछताछ सालों साल चलती रहती है और 2004 में एक इंक्वायरी के दौरान हसन गुल नाम के एक दूसरे कैदी ने CIA को बताया कि ओसामा बिन लादेन अल कुवैती नाम के एक कुरियर पर भरोसा करता था। हसन गुल ने बताया कि अल कुवैती लादेन का काफी करीबी और भरोसेमंद आदमी था, और क्योंकि ओसामा ना ही किसी फोन का इस्तेमाल करता था ना ही इंटरनेट का, तो उसके सारे मैसेज लाने ले जाने का काम अल कुवैती ही करता था। हसन गुल ने CIA को यह भी बताया कि अल कुवैती को काफी समय से देखा नहीं गया है। जब CIA ने देखा कि दोनों कैदी हसन गुल और मोहम्मद अल कहतानी की कहानी काफी मिलती जुलती है और दोनों की कहानी एक ही शख्स अल कुवैती पर जाकर टिकती है, इससे CIA को यह शक हुआ कि हो सकता है कि अबू अहमद अल कुवैती नाम का वो आदमी ओसामा बिन लादेन के साथ ही हो। क्योंकि CIA के पास ओसामा बिन लादेन के पास पहुंचने की और कोई लीड तो थी नहीं, तो उन्होंने ये किया कि कैसे भी लादेन के मैसेंजर अल कुवैती की इंफॉर्मेशन निकाली जाए। CIA को अपनी जांच में पता चला कि अल कुवैती एक पश्तून यानी कि पठान है जो कुवैत का रहने वाला था और अलकायदा से जुड़ने पर अफगानिस्तान में रहने लगा था और उसे आखिरी बार पाकिस्तान में ही देखा गया था। CIA को शक था कि अल कुवैती अपने परिवार से दूर रहता है, इसलिए वह कभी न कभी कुवैत में रह रहे अपने परिवार वालों से बातचीत तो करता ही होगा। इसलिए CIA कुवैत से पाकिस्तान आने वाली उन सभी कॉल्स को रिकॉर्ड करने लगते हैं जिसमें लोग आपस में पठानों की लैंग्वेज पश्तो यानी कि अफगानी में बातचीत करते थे। आखिरकार कई महीनों की मशक्कत के बाद CIA 2008 में एक ऐसे फोन कॉल को ट्रेस करती है जिसमें दो लोग आपस में अफगानी में बात कर रहे थे। उस फोन कॉल पर शक करने का कारण यह था कि उसमें लोग नॉर्मल तरीके से बात करने की बजाय एक कोड वर्ड में बात करते थे, और तो और वो फोन कॉल पाकिस्तान की एक ही लोकेशन पेशावर से किया जाता था। उस फोन कॉल को ट्रेस कर CIA अल कुवैती का पता लगा लेती है। अल कुवैती का पता चलने के बाद CIA के ऑफिसर्स और पाकिस्तान के ही कुछ लोग जो खुफिया तरीके से CIA के लिए काम करते थे
अल कुवैती का पीछा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन साल 2 साल होने के बाद भी कुवैती से उनको कुछ खास इनपुट नहीं मिलता, क्योंकि अल कुवैती आम आदमी की तरह ही लोगों से मिलता जुलता था। उसके किसी काम को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि उस पर शक किया जाए। लेकिन CIA के पास लादेन तक पहुंचने की कोई लीड तो थी नहीं, तो वे चुपचाप अल कुवैती का पीछा करना जारी रखते हैं। और यहीं से कहानी दिलचस्प तरीके से बदल जाती है। जब एक दिन अल कुवैती का पीछा करते हुए CIA ऑफिसर्स पाकिस्तान के एबटाबाद नाम की जगह पर पहुंच जाते हैं। एबटाबाद पहुंचने के बाद अचानक से अल कुवैती की एक्टिविटी काफी बदल जाती है। अल कुवैती वहां कई अलग अलग घरों में आता जाता है। CIA को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह इतने अलग अलग घरों में क्यों जाता है, और आखिर उन घरों में ऐसा क्या है। CIA को यह भी लगने लगा था कि हो सकता है कि उनमें से किसी में अल कुवैती का कोई खास आदमी रहता हो। खैर, CIA ने अल कुवैती का पीछा करना जारी रखा। एक दिन CIA ने देखा कि अल कुवैती एबटाबाद की एक गंदी सी सड़क के सबसे आखिर में मौजूद कंपाउंड के गेट के सामने जाता है और उस अनजान से कंपाउंड में घुस जाता है। CIA काफी देर तक बाहर अल कुवैती का इंतजार करती है, पर इस बार अल कुवैती उस कंपाउंड से निकलकर बाहर नहीं आता। CIA के ऑफिसर्स उस कंपाउंड में झांकने की कोशिश भी करते हैं कि आखिर उस कंपाउंड के अंदर है क्या, पर उस कंपाउंड के बाहर बनी 12 फीट से भी ज्यादा ऊंची बाउंड्री के चलते उनको अंदर का कुछ अंदाजा नहीं चल पाता। लेकिन उनको यह समझ नहीं आता कि आखिर एबटाबाद जैसी शांत जगह पर उस कंपाउंड में ऐसा क्या है जिसके लिए चारों तरफ इतनी ऊंची बाउंड्री बनाई गई है। क्योंकि CIA को अब थोड़ा शक हो रहा था, इसलिए उन्होंने सोचा कि एबटाबाद के उस एरिया को थोड़ा और एक्सप्लोर किया जाए, थोड़ी और जानकारी जुटाई जाए कि वहां कंपाउंड के अंदर आखिर चल क्या रहा है। इसलिए CIA के एजेंट्स एबटाबाद में ही किराए का मकान लेकर रहने लगते हैं। जब CIA उस कंपाउंड की इंफॉर्मेशन निकालती है तो गूगल मैप से उनको पता चलता है कि जिस कंपाउंड में अल कुवैती घुसा है वो वहां पर साल 2008 में नहीं था और उसे साल 2004 में बनाया गया था। यानी कि अमेरिका पर हुए 9/11 हमले के बाद वो कंपाउंड बनाया गया था। इससे CIA का शक और बढ़ने लगता है और वो उस कंपाउंड का ड्रोन सर्विलांस शुरू कर देते हैं। ड्रोन सर्विलांस में CIA ऑफिसर्स को पूरा कंपाउंड कुछ ऐसा दिखाई देता था। उस कंपाउंड में एक 3 मंजिला मकान था जिसका फ्रंट एरिया रोड के अपोजिट डायरेक्शन में था और उस 3 मंजिला घर तक सीधे पहुंचने का कोई भी रास्ता नहीं था। यह मकान एबटाबाद के बाकी के मकानों से एकदम अलग तो था ही, एरिया वाइज भी वो आसपास के मकानों से 8 गुना तक बड़ा था, जिसमें अंदर और अलग अलग कंपाउंड बने हुए थे और उनके आसपास भी 10 फीट तक ऊंची बाउंड्री थी, जो CIA के लिए काफी अजीब बात थी। सर्विलांस में CIA ने यह भी देखा कि सिर्फ इस बीच के एरिया में बने 3 मंजिला मकान में ही लोग रहते थे और वो लोग बहुत कम बार घर के बाहर दिखाई देते थे। मेन कंपाउंड के बगल वाले कंपाउंड में उस घर के लोग सब्जी उगाते थे और सिर्फ उसी सब्जी का इस्तेमाल करते थे, वो कभी बाहर से सब्जी नहीं खरीदते थे। मेन कंपाउंड से लगे दूसरी ओर के एरिया में उस घर के लोग मुर्गी और गाय पालते थे। यानी उस कंपाउंड में ऐसी फैसिलिटी थी कि वहां के लोगों को किसी भी चीज के लिए कम से कम बाहर जाने की जरूरत पड़े। CIA के लिए सबसे अजीब बात यह थी कि बीच के 3 मंजिला घर की सबसे ऊपरी मंजिल की बालकनी की दीवारें 7 फीट ऊंची थी। CIA के हिसाब से जो जरूर किसी न किसी इंपॉर्टेंट आदमी को छिपाने के लिए बनाई